हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर आपका यूसीआई कराला लाइव में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि साइंस की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, तो हम लोगों ने इसके पहले ब्रांचेज ऑफ साइंस या विज्ञान की शाखाएं पढ़ा था। तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस में सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा। तो उसी के आगे हम लोग अगला एक नए अभ्यास चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं इकाइयाँ। तो आप देखेंगे अलग अलग फील्ड में जो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, नापने की इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से होती हैं और उसकी बड़ी यूनिट, छोटे यूनिट कैसे लेते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सारे लोग एक बार आ जाओ, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास मेजरमेंट एंड यूनिट्स की करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा ये है जिसको बोलते हैं पावर। जो अगर किसी भी यूनिट में अगर हम पावर लगा देते हैं, घात लगा देते हैं, तो एक वैल्यू प्लस में जाती है, एक माइनस में जाती है। उसको हम नापते कैसे हैं, उसका स्टैंडर्ड कैसे लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप देखते हैं, जैसे हमारे पास एक मापन होता है जिसको बोलते हैं मीटर। मीटर की लंबाई कितनी होती है, लगभग आप देखते होंगे इतना मीटर लंबा होता है। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। तो उसको क्या करना, उतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है आपको। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक मीटर है, कोई रॉड है लोहे की, या कोई भी रॉड हो सकती है, लोहे की, तांबे की, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अगर कुछ करना है तो उसको देखिए आप। जैसे यहाँ पर देखते, अगर एक मीटर है, एक मीटर में आपने 100 टुकड़े किए ऐसे छोटे छोटे छोटे, तो एक टुकड़ा किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर के बराबर होगा। एक टुकड़ा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब 1 मीटर में 100 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर उसमें 1000 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं, आप देख रहे हैं प्लस वाली वैल्यू है। चूंकि 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, जिसको हम पावर बोलते हैं, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 और 15, ठीक है। तो अभी हम माइनस वाला लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्लस वाला समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक बार आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अगले पेज की तरफ। देखो यहां पर दिया हुआ है, माइनस में है ये, इसका माइनस वाला यहां से देखने का प्रयास करते हैं, 10⁻³ से, ठीक है। 10⁻³ देखेंगे, ये लिखा है हमारे पास 10⁻²। 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं हम, सेंटी बोलते हैं। अगर इसके आगे मीटर लगा देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लीटर लगा देंगे तो सेंटीलीटर हो जाएगा, ग्राम अगर करेंगे तो सेंटीग्राम हो जाएगा। तो सेंटी का मतलब होता है 1 मीटर में 100 टुकड़े करना है बेटा। ये हमारा 1 मीटर है, इसके ऐसे 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 100 टुकड़े करने हैं। 100 टुकड़े अगर आप कर दोगे तो एक टुकड़ा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आपको समझना है। 1 मीटर ये जो लंबा सा होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हमने जो है 10 की घात -3 कर दिया, तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 टुकड़े करने हैं। तो 1 मीटर में 1000 छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, और लीटर में लेंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा, मीटर में लेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट छोटी है। अब जितने इसमें ज्यादा छोटे टुकड़े करते जाओगे उसकी यूनिट क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। तो अगर 1 मीटर में 100 टुकड़े किया तो एक टुकड़ा जो है 1 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में, इसी 1 मीटर में अगर 1000 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा 1 मिलीमीटर हो जाए, जो बहुत छोटा होता है। अगर 1 मीटर में 10⁻⁻6 का मतलब समझ रहे हैं आप, 10⁻1 लगाना है, 1 2 3 4 5 6, एक आए, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
मतलब इसी 1 मीटर में 10 लाख टुकड़े करने हैं। कितने बेटा? 10 लाख, 10 लाख। तो एक टुकड़ा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइक्रो के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइक्रो होगा, देखो ये पूछा भी गया है पीसीएस के सवाल में कि 1 माइक्रो में कितने जीरो लगते हैं, तो माइनस के 6 जीरो लगते हैं, -6। इसका मतलब 1 मीटर में 10 लाख टुकड़े करने हैं, तो वो हमारा क्या होगा? माइक्रो। अगर इसको ग्राम में लेंगे तो माइक्रोग्राम हो जाएगा, मीटर में लेंगे तो माइक्रोमीटर हो जाएगा, लीटर में लेंगे तो माइक्रो लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट क्या हो गई? छोटी होती चली जाएगी। अगर हम पूछें कि बैक्टीरिया का आकार किस रेंज में होता है, सेंटीमीटर में होता है कि मिलीमीटर में होता है कि माइक्रोमीटर में होता है या नैनोमीटर में होता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा माइक्रोमीटर में। चाहे 6 माइक्रोमीटर लिखा, म्यू एम लिखते हैं, म्यू से होता है माइक्रो, एम से होता है मीटर। 6 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर समझ में आ गया, 10 की घात -6 का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 मीटर में 10 लाख टुकड़े करेंगे, जो 10 लाखवां टुकड़ा होगा, पीस होगा, वही 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। और ये जो है इतना छोटा होगा कि आप इसे आंख से देख नहीं पाएंगे। मिलीमीटर तो दिख जाएगा, सेंटी भी दिख जाएगा, लेकिन आपका माइक्रो आंख से नहीं दिखेगा, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि सेंटी, मिली और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। इसके ऊपर जाते हैं, लिखा है यहाँ पर 10⁻⁹ नैनो, नैनो लिखा हुआ है। तो नैनो का नाम आप सारे लोग जानते होंगे। नैनोमीटर हो सकता है, नैनो लीटर हो सकता है, नैनोग्राम हो सकता है। तो नैनो में क्या होता है? -9, 9 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको आप पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब हो जाएगा। 1 अरब टुकड़े करने बेटा, देखो कितना छोटा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा यूनिट होता है, कितनी छोटी लंबाई होती है। इसको आप देखो, 1 मीटर है, इसके 10 अरब, 1 अरब हिस्से करने, और 1 अरबवां हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो आप एक बार बताओ, माइक्रोमीटर छोटा होता है या नैनोमीटर छोटा होता है? तो हमारा जवाब होगा नैनोमीटर छोटा होगा। जितना माइनस लगाते जाओगे उतना वो छोटा होता चला जाएगा। उसके बाद देखो 10 की घात -12 है, इसको बोलते हैं पिको। तो अगर मीटर लगाओगे तो पिकोमीटर बोलेंगे, लीटर तो पिको लीटर, ग्राम तो पिकोग्राम। अब पिको में क्या लेते हैं? जैसे कोई एटम होता है, एटम के जो साइज होता है या न्यूक्लियस होता है, उसका रेडियस जो है पिकोमीटर में लेते हैं हम लोग। किस में लेते हैं? पिकोमीटर में लेते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो 10 घात -12, 10 की घात -15 करेंगे तो फैक्टो आ जाता है, या फैक्टोमीटर, फैक्टोग्राम, फैक्टोलीटर। ठीक है, 10 घात -18 जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एटो हो जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको बेटा, आपको याद रखना है ये सेंटी से लेकर -12 तक याद रखोगे, इसी में आपका क्या होगा? सारा सवाल आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये 10⁻⁻1 है, इसको बोलते हैं डेसी। अगर डेसी क्या होता है? एक, जैसे मैंने बोला 1 मीटर में 100 टुकड़े करना है तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब उसी 1 मीटर में 10 टुकड़े करने हैं। कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 10। तो 1 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर लगभग आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो डेसीमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए यहाँ 10 की घात -1 लिखा गया है। ठीक है, तो डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, फैक्टो हो गया। माइनस की पावर लगाते चले जा रहे हैं। अब 10 की घात -10 अगर करोगे तो वो होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है, उसको हम किससे दिखाते हैं? ए बना के उस पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम
तो 10⁻10 कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरीके से हमारी ये माइनस वाली यूनिट हमारे पास आ गई। छोटी लंबाई नापना है, बहुत छोटी से छोटी 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 -18 तक, तो ये हमारा हो जाएगा। और 10⁻15 यहाँ पर है, तो ये आपको इसी में दिया हुआ है, ये फैक्टो फेमटो, ये आपको एक लेना है, दोनों को नहीं लेना है, ठीक है, एक लेना है। अब हम आ जाते हैं प्लस वाली वैल्यू में। किस में आते हैं, प्लस वाले में। आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी 1 मीटर को छोटा करते जाएंगे तो वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसी में अगर प्लस करते जाएंगे, वैल्यू जो है प्लस में आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी पावर अलग हो जाएगी वहां पर। देखो इसे लिखा है डेका, यहां तक ले लो आप, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, फिर लास्ट में क्या होगा, पेटा हो जाएगा। इसको यहां से हटा देते हैं ऐसे। देखो तो 1 मीटर को प्लस में ले जाना है तो डेका मीटर हो जाएगा। फिर जो है जैसे वो सेंटीमीटर था 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा। ये 10×10 हो जाएगा, हाँ 10×10 100 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10×10×10, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पर, 1 किलो हो जाएगा। अब किलोमीटर हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो सब में लगाना है आपको। अब वहां 10⁻6 था, यहाँ 10⁻6, तो इसको बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये मात्रा को ज्यादा बता रहा है, और जो माइनस वाली है वो यूनिट को छोटा कर रही है। 10�9, 10�9 और 10⁻9 में क्या फर्क है, देखो ध्यान से। 10⁻, अगर माइनस लिख देते हैं बेटा तो इसको बोलते हैं एनम, नैनोमीटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नैनो, ठीक है। अब अगर 10⁻9 लिख देते हैं डायरेक्ट तो उसको बोलते हैं गीगा। तो आपको समझना है बात को, गीगा और नैनो में क्या डिफरेंस है। नैनो माइनस वाली यूनिट होती है, नेगेटिव लगाते हैं 10⁻−9, और गीगा क्या लगाते हैं, 10⁻9 लगाते हैं, ठीक है। अब 10⁻12, 10⁻15, तो 10⁻, अगर -12 लगाते हैं, -12 लिखते हैं तो उसको लिखते हैं पिकोमीटर। लेकिन अगर उसमें प्लस लगा देते हैं तो ये हो जाता है टेरा, टेरा मीटर, टेरा लीटर, टेरा ग्राम। तो ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ये देखो। तो टेरा और पिको, माइनस में जाएगा तो पिको हो जाएगा, और प्लस में जाएगा तो टेरा हो जाएगा। अब 10⁻15, तो ये हो जाएगा पेटा, पेटा मीटर, पेटा ग्राम, पेटा लीटर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 10⁻ में प्लस में जाएंगे तो वो आपका जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी, माइनस में जाएंगे तो वो 1 मीटर से वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो एक बार सारे लोग जो है अपनी कॉपी में नोट करो, और उसकी अपोजिट यूनिट लिख के आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा डेका, डेका प्लस वाला है, तो माइनस वाला क्या होगा मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिखें इसे। डेका का उल्टा क्या होता है, डेसी होता है। हेक्टो का अपोजिट क्या होता है, सेंटी होता है, सेंटी। और किलो का अपोजिट क्या होता है, मिली होता है, मिली, ठीक है। और मेगा का उल्टा क्या होता है, माइक्रो होता है, माइक्रो। यहां देखो आप, माइक्रो होता है, माइक्रो, जिसको म्यू से लिखते हैं। और डेका का, ये डेका नहीं है, इसको गीगा लिखना है। गीगा का उल्टा क्या होता है, नैनो होता है, नैनो। तो 10⁻−9, 10⁻−6, 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻−1। तो ये प्लस वाली वैल्यू है। तो डेका का उल्टा क्या होता है, डेसी, हेक्टो का सेंटे, किलो का मिली, मेगा का माइक्रो, गीगा का नैनो, और टेरा का क्या हो जाएगा, टेरा का होता है पिको। पिको में क्या होता है,
पिको में क्या होता है 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो आप इतना याद रखोगे, आपके सारे एग्जाम में जो भी यूनिट पूछी जाएंगी वो आप इसमें पता कर लोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाओगे प्लस वाली और माइनस वाली यूनिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा आगे है ये बेटा, समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को, एक बार उसे देखते रहना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। आप देखो 1 मीटर क्या होता है, मानक, एक मानक मीटर क्या होता है वो आपको समझना है। यहाँ पर मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर, फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय माप एवं बाट कार्यालय सेवरेज में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 2 चिन्हों की दूरी को 1 मीटर माना गया है। इसका मतलब एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई जो दी गई है वो एक मिश्र धातु का बना हुआ है बेटा। किसका बना हुआ है? मिश्र धातु का बना हुआ है। और वो मिश्र धातु किसका है? प्लेटिनम और इरिडियम का। तो उसी को क्या माना गया? मानक माना गया। पूरी दुनिया में बोला गया कि 1 मीटर इतने के बराबर होता है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, 1960 में इसको एक और मानक बनाने के लिए परिवर्धित, अपग्रेड किया गया है, जिसके अनुसार 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1650/763.73 एक्स क्रिप्टन के नारंगी रंग के प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य। मतलब क्रिप्टन एक जो है क्या है, निष्क्रिय गैस है, उसका 86 एटॉमिक नंबर। तो उसके अंदर से जो नारंगी रंग की किरणें निकलती हैं, तरंग दैर्ध्य निकलती है, उसकी जो लंबाई होती है उसको 1 मीटर के बराबर माना गया है, ठीक है। चलो, तो 1 मीटर समझ में आ गया कितना बराबर होता है, और उसी को पूरी दुनिया में मानक माना गया। सारे लोग जो है उसी को नापते हैं, ठीक है। चलो अब हम आप बात करते हैं आगे, मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड किलोग्राम भी वही है, इसका अलग है। जैसे देखते हैं अपने आसपास के लोगों में जो सब्जी वाले ठेले वाले हैं, पत्थर का बाट बना लेते हैं, पत्थर से ही तौलने लगते हैं। तो वो क्या है? मानक नहीं है वो, तो क्या है, गलत तरीका है, वो गैर कानूनी भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम, बेटा देखो यहाँ पर भी प्लेटिनम है, इरिडियम मिश्र धातु का बनाया हुआ क्या है, एक बेलन है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। तो परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 × 1023 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलो के बराबर होता है। तो चाहे आप ये वाला मान लो, चाहे प्लेटिनम और इरिडियम को ले लो, जो कि अंतरराष्ट्रीय वाट एवं कार्यालय ऑफिस में प्लेटिनम और इरिडियम की एक बेलन है, उसको माना गया है कि भाई उसके बराबर कोई चीज तौल लो, और तौलने के बाद पूरी दुनिया में फैला दो कि ये जो है 1 किलोग्राम के बराबर है। उसी से आप आगे यूनिट चेंज करते रहोगे, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड मीटर हो गया, ये स्टैंडर्ड किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का, पदार्थ का भार, क्या लिखा है? किसी वस्तु या पदार्थ का भार तो शून्य हो सकता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। इसको नोट कर लेना है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का भार तो शून्य हो जाता है, क्योंकि भार जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो इसमें बराबर क्या होता है, W में क्या लगा देते हैं, G लगा देते हैं। लेकिन जो M होता है वो अलग होता है। भार को हम W से दिखाते हैं, द्रव्यमान को हम M से दिखाते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, मास बोलते हैं या द्रव्यमान बोलते हैं, वो कभी शून्य नहीं होता है, क्योंकि उस पर G नहीं लगता है। जैसे अगर हमारा वेट या हमारा भार चंद्रमा पर, भार हमारा चंद्रमा पर 60 किलोग्राम है, तो सॉरी पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है, तो अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा भार कितना हो जाएगा? तो हमारा भार क्या होगा, 1/6, 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का बल जो है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम लगता है। इसलिए चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति ठीक से न बैठ पाता है, न ठीक से चल पाता, वो हवा में उड़ता रहता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो खींचने वाला बल है, खींच के रखता है,
वो कि उसकी वैल्यू क्या है, 1/6 होती है। इसका मतलब 1/6 6 गुना कम होता है। पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति को आप उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। पृथ्वी अगर उड़ने का प्रयास करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे तुरंत नीचे ले आएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल उसका 1/6 कम होता है। तो इसलिए अलग अलग ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। तो इसलिए कह रहा है कि उसका भार कम ज्यादा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को समझना है। पहली बात, पृथ्वी पर आप दो वस्तु ले लीजिए, एक का भार 5 किलोग्राम है, दूसरे का भार 50 ग्राम है। दोनों को अगर समान ऊंचाई से अगर नीचे गिराएंगे तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। ये प्रयोग आप करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 100 ग्राम का पत्थर है, एक 50 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का कोई पेपर है, कागज है, उसको अगर एक साथ गिराएंगे तो कागज लहराते हुए नीचे आएगा। उस पर एयर का दबाव, वायु का दबाव, वायुमंडलीय का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से वो कागज देर में गिरेगा, पत्थर जल्दी गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी कागज को आप मोड़ दीजिए, उसकी बॉल बना लीजिए, फिर दोनों को एक साथ गिराएंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर हम लेट जाते हैं कहीं पर पूरी तरीके से, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। अगर हम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। दो पैर पर खड़े हो जाएं, गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास कम हो जाता है। इसलिए आप एक पैर पर खड़े होते हैं, ज्यादा 2 मिनट 4 मिनट खड़े होंगे, आपका पैर थक जाएगा, क्योंकि पूरा जो भार है वो केवल एक ही पैर पर लगेगा और आप थक जाएंगे। कभी बैठे हुए आदमी नहीं थकता, लेटा रहेगा कभी नहीं थकेगा, खड़ा हुआ व्यक्ति थक जाएगा। क्यों? क्योंकि खड़े हुए व्यक्ति के दोनों पैरों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आए, किसी वस्तु या पदार्थ का भार तो शून्य हो सकता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। और किसी दो वस्तु जिसका द्रव्यमान समान है पृथ्वी पर एक साथ एक जगह से एक ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरते हैं, आगे पीछे नहीं गिरते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चूंकि जो द्रव्यमान होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, सब पर बराबर लगता है, कम ज्यादा नहीं होता है। मैंने आपको कागज वाला बता दिया है कि अगर कागज होगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा, तो उस पर एयर या वायु का फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा, जिसकी वजह से वो देर में गिरेगा। लेकिन उसी का बॉल बना दोगे तो वो एक ही साथ गिरेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मात्रकों के मानक निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है, कोई भी चीज नापने का जो बनाया जाता है, निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे समय, स्थान, परिस्थितियों के बदलने पर भी अपरिवर्तित रहे या कम से कम परिवर्तित हो। जैसे मान लीजिए वो पता है ना, प्लेटिनम इरिडियम की धातु है, रॉड है या छड़ है या जो उसका बेलन है, अगर वहां का टेम्परेचर बढ़ गया तो हो सकता है उसकी लंबाई बढ़ जाए। प्रेशर बढ़ गया या वहां का टेम्परेचर बढ़ गया या समय के हिसाब से उसके मानक पर उसका जो वजन है, उसका भार है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सबसे मेन बात है। पता चला गर्मी का दिन आ गया तो वो पिघलने लगा थोड़ा सा, तो उस पर असर नहीं होना, चाहे बहुत सर्दी हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, बहुत बारिश हो जाए, उस पर उसका असर बिल्कुल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है। फिर अगली बात करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो आपको बता देते हैं जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी होगा तो वो पानी जो है क्या होगा, उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल होता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है।
तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती रहती है। लेकिन वही बर्फ जब पिघल जाती है, पानी बन जाता है, तो वो बराबर हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ना वो बर्फ रहता है ना वो पानी रहता है, दोनों के बीच रहता है, इसलिए उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व या डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ठीक है, चाहे वो पानी की बात कर ले, किसी की कर ले, तो इसको देखते रहिए और आप नोट करते रहिए। अगले टॉपिक आप आते हैं। चलो, परीक्षा दृष्टि से एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं आपको बता दें। जो कच्चा तेल होता है, दूसरे देशों से जो क्रूड ऑयल मंगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं, उसको लीटर में ना नाप के हम उसको किस में नापते हैं? बैरल में नापते हैं। तो एक बैरल बराबर 162 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल। तो बैरल क्या होता है? जैसे 50 बैरल हो गया तो 50 बैरल का कैलकुलेशन या गुणा भाग करने में क्या होता है? आसानी होता है। लीटर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक रेडियन प्रति सेकंड की गति से चक्कर करने वाली वस्तु 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? तो 9.545 चक्कर। ठीक है, एनी 180 डिग्री, तो 1 C = 180/पाई 57.27। पाई क्या है? एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इस्तेमाल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजों को नहीं देखना है, कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको देखना है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर। देखो, घनत्व की तो इकाई होती है, डेंसिटी को किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो अपेक्षित डेंसिटी होता है, अपेक्षित घनत्व होता है, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। केरोसिन के अपेक्षित, केरोसिन लिख दो आप यहाँ पर, या पेट्रोल भी लिख सकते हो आप, पेट्रोल लिख सकते हैं, डीजल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, दूध भी लिख सकते हैं कि दूध की तुलना में डीजल का घनत्व अधिक होगा कि कम होगा। ठीक है, इसको देखना है आपको कि डीजल की तुलना में दूध का घनत्व क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो इसलिए कह रहा अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, घनत्व की इकाई नहीं होती है। यहां नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, यहां लिख देना है अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसको देखना है आपको। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 162 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अब अगर आपको पता चल गया तो आपको समझ में आ जाए। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर हमारे पास कोई इकाई है। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 लाख। अब आप देखो यहाँ पर गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक नेगेटिव की संकल्पना किसने दी? लॉग निकालते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं बड़े, तो उनका नाम है जॉन नेपियर। 1664 में एक लॉग टेबल बनाया था, और ये आपका आरआरबी में सवाल पूछा गया। नैनो तकनीक किससे संबंधित है? नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ nm बोलते हैं। किसी भी चीज को बहुत छोटा छोटा करना है। कितना छोटा करना है? 10 अरब हिस्सा करना है 1 मीटर के। लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है छोटा करना। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर होता है? एटॉमिक फिजिक्स, क्योंकि वहां पर चीजों को बहुत छोटा छोटा करके, तो वहां पर नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज को बहुत छोटा करके उसके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये सीधा सवाल पूछा जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर। ये फैक्ट है। 10⁻9 और 10⁻⁹ के लिए क्या सफिक्स प्रयुक्त होता है अभी बताए थे।
अगर 9 इस्तेमाल होता है, -9, तो उसके लिए नैनो इस्तेमाल होता है। 10⁹ होता है तो वो गीगा होता है। याद रखेंगे इसे। तो गीगा मीटर हो सकता है, गीगाग्राम, नैनोमीटर, नैनोग्राम, नैनोलीटर। ठीक है। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? तो लंबाई का है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तरंग दैर्ध्य, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। जो तरंगे होती हैं उस तरंगों की जो परास है, रेंज है, उसको नापने के लिए कि वो कितना स्पेस लेके चल रहा है, उसी को हम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य नापने के लिए बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य में एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सरे, ये बहुत फेमस सवाल है। एक्सरे का जो आपका वेवलेंथ वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। एक्सरे जो किरणें होती हैं जिसको हम मेडिकल फील्ड में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो 1 एंगस्ट्रॉम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। चलो एक बार इसे देखते रहो बेटा, बताते रहो, लिखते भी रहो, नोट भी करते रहो। आप देखो क्या लिखा है, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो माइक्रोन समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसीलिए यूनिट पढ़ लिया पहले। माइक्रोन 10⁻⁻6 ये है माइक्रोन, या माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोन बोल सकते हैं। तो बताओ 10⁻⁻6 तो 0.001, यहाँ 1 लिख करके क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 1 2 3 0 लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर। और 3 और इधर कर देंगे तो -6 हो जाएगा। तो इसलिए 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे मान लीजिए किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव बन जाता है, द्रव को और गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। ठीक है। तो कोई ऐसा टेम्परेचर, कोई ऐसा पॉइंट जिसपे कोई लिक्विड, ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही अवस्था पर, एक ही टेम्परेचर, एक ही पॉइंट पर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे जैसे पानी है हमारे पास, पानी क्या होता है? अभी द्रव होता है, लिक्विड होता है, लेकिन इसका एक ऐसा टेम्परेचर बताना है जिस पर वो पानी भी बना रहे और वहां बर्फ भी रहे। ठीक, बर्फ भी रहे, और तीसरा क्या रहे? भाप भी रहे। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं या त्रिक बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ सॉलिड में भी मिले, लिक्विड में भी मिले और गैस में भी मिले, मतलब ऐसा टेम्परेचर पानी भी रहे, बर्फ भी रहे और भाप भी रहे, तो उसी को हम ट्रिपल टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट वह ताप है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, पानी और वाष्प, भाप, तापीय संतुलन में होती हैं। इसका मतलब एक साथ उपस्थित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर बर्फ है तो बर्फ ही रहेगा, बर्फ पिघल गया तो पानी आ जाएगा, आपको बर्फ और पानी एक साथ मिल जाएगा, लेकिन बर्फ पानी के साथ भाप आपको नहीं दिखेगा। क्या आपने कभी देखा है कि पानी, बर्फ से भाप निकल रही हो, या पानी में बर्फ हो और पानी में भाप हो, तीनों एक साथ नहीं मिलता। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। इस बात को जोर जोर से समझ लो। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? 273.16 केल्विन के बराबर होता है। मतलब इस टेम्परेचर पर बर्फ, पानी और भाप तीनों एक साथ मिलेगा। किसी भी बर्तन में रख दो, उसमें बर्फ भी दिखेगी आपको, उसमें आपको पानी भी दिखेगा, उसमें भाप भी दिखेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसमें टेम्परेचर आपका ये होना चाहिए, 0 डिग्री कर दोगे तो सिर्फ बर्फ रहेगा, उससे थोड़ा बढ़ा दोगे तो बर्फ और पानी आ जाएगा, लेकिन भाप नहीं रहेगा। ठीक है। समझ में आ गई बात?
इसे जटिल ताप भी कहा जाता है या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो किसी का भी हो सकता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो अब इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, वो सवाल जो हमने पढ़े हैं पहले उसी से आपको इसको करना है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड रिलेशन विद अदर यूनिट, महत्वपूर्ण इकाइयां एवं अन्य इकाइयां होती है। 1 AU, AU को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है खगोलीय इकाइयां बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई। जैसे आपको सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकालना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालना है, शुक्र से मंगल की दूरी, मंगल से बृहस्पति की दूरी, तो इनको किलोमीटर में नहीं नापते हैं। किलोमीटर में नापेंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको नापने के लिए एक अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जिसको हम बोलते हैं LY का मतलब होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब आपसे कोई पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्या नापने के लिए इस्तेमाल होता है? तो दूरी नापने के लिए होता है। लेकिन किसकी दूरी? क्या एक शहर दूसरे शहर, एक देश दूसरे देश? नहीं, एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच या कोई खगोलीय पिंड है उसके दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल या प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? आपको पता है कि प्रकाश का, ठीक है, तो देखते हैं यहां पर एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अगर हम इसको 8 जीरो लगा दें तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब अगर इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो करीब 30 लाख के करीब आ जाएगा। तो एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। तो एक साल में, एक साल का मतलब 365 दिन, 365 को घंटे में बदल लो। किसमें बदलोगे? घंटे में बदलोगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर उसको सेकंड में बदल लोगे तो आपको जानते हैं कितना दूरी हो जाएगा। इसलिए जो है प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं, जिसकी वैल्यू बेटा ये होती है 9.46 × 10⁵ मीटर, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? दूरी नापने के लिए करते हैं। वेरी गुड। लेकिन किसकी दूरी नापने के लिए? तो जो आकाशीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड है, ग्रह है, उपग्रह है, उनके बीच की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो, ये जो पढ़ा है हमने उसी का इस्तेमाल करना है, उसी को देखना है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होने वाला है? यहाँ पर एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर साफ साफ लिखा है, ये बता चुके हैं आपको। माइक्रो, म्यू एम बोलते हैं इसको, माइक्रोन बोलते हैं या माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 nm क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है, nm या नैनोमीटर बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसको ए लगा के उसके ऊपर 0 लगा देते। 1 इंच बराबर क्या होता है? इसमें सारी यूनिट आ जाएंगे, टेम्परेचर का, एरिया का, क्षेत्रफल का, सबका जितनी भी यूनिट है इस चैप्टर में सब आ जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको आपको ध्यान देना है। एक इसमें फर्मी मीटर में कितना होता है? 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। FM का मतलब होता है फर्मी मीटर, तो ये लिखा भी है फर्मी मीटर। ठीक है, तो इसको याद करना है। याद करने के बाद इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारी यूनिट आपके क्लियर हो जाएंगी।
एक यार्ड एक गज में क्या होता है? एक गज में 3 फीट होता है, 0.914 मीटर होता है। एक फीट में कितने 12 इंच होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होता है, 0.3 मीटर होता है। एक मील कितना होता है भाई? देखो पहले हम मील को कोस भी बोलते थे, कहते हैं ना एक कोस कितना है, ये पुरानी यूनिट है। कोस बोलते थे कि एक कोस, 4 कोस, 5 कोस, उसी कोस को बाद में मील में कन्वर्ट कर दिया गया। आज की जो यूनिट है वो मील वगैरह सब हटा दिया गया, अब उसको किलोमीटर में नापते हैं। तो एक मील बराबर 1.6093, अगर इसको राउंड फिगर लेंगे तो 1.60 ले लेंगे, और राउंड फिगर लेंगे तो 1.6 किलोमीटर का मतलब समझ गए आप। अगर और इसको अगर राउंड फिगर में लेंगे तो करीब 1600 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा। एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 500 और जोड़ देंगे तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, 100 मीटर और बचेगा, इसलिए 1600 लगभग मीटर के बराबर होता है एक मील। ठीक है, अब हम जो है किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक नॉटिकल मील क्या होता है? नॉटिकल का मील होता है जो समुद्र के बीच दूरी निकालते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जो दूरियां होती है, चूंकि उसको हम किलोमीटर में या मील में नहीं निकालते हैं, उसको हम किस में लेते हैं? नॉटिकल मील में लेते हैं। तो इसको देख, 1 नॉटिकल मील 1.852, तो ये लगभग कितने बराबर हो गया? ये लगभग 1852 मीटर हो गया। 1852 1.15 मील हो गया। तो इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 1800, मतलब 1 किलोमीटर 852 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर कम है 2 किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि देखो ना 850 हो जाएगा, और 850 से 52 है, 150 और जोड़ देंगे तो फिर ये 2000 हो जाएगा। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1800 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर 852 मीटर एक नॉटिकल होता है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? समुद्र के बीच की दूरी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो समुद्री दूरी, प्रकाश वर्ष कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो भी दूरी नापने के लिए। किलोमीटर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो भी दूरी नापने के लिए। मील का इस्तेमाल वो भी दूरी नापने के लिए। नॉटिकल मील का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? समुद्री दूरी निकालते हैं यहाँ पर, इस बात को आपको देना। तो समुद्र के अंदर की जो दूरियां है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तो इसको हम किलोमीटर में नहीं नापते हैं, इसको हम किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में नापते हैं। कहते हैं इतने नॉटिकल उतने नॉटिकल। तो इस तरीके से आप समझ में आ गए हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। इसको लिखने से ही, अभ्यास से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप ऐसे सुन लेंगे लेकिन फिर आएगा नहीं। चलो, अब क्षेत्रफल के मात्रक, यूनिट्स ऑफ एरिया। आपने बिगहा का नाम सुना होगा, हेक्टेयर, एकड़। जैसे हरियाणा में जो सबसे ज्यादा किले का इस्तेमाल होता है कि 1 किला, 2 किला, 4 किला, बिसुआ वगैरह इस्तेमाल होता है। तो वो सब क्या है आपका बेटा? क्षेत्रफल के मात्रक। एक एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 100 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा को हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। हेक्टेयर कितना होता है? 100 एयर, इसका मतलब ये और हो गया 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 मीटर इधर चले जाओ, 10,000 मीटर लंबाई, 10,000 मीटर चौड़ाई, तो उसको हम हेक्टेयर बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ग मील, एक स्क्वायर मील, 640 एकड़। एकड़ जो है जमीन नापने के लिए इस्तेमाल होता है। एक एकड़ कितने के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज, या 4047 वर्ग मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब होता है लंबाई ले लो और उतनी ही चौड़ाई ले लो, फिर 4 गुना कर दो, जैसे ये होता है स्क्वायर मीटर। ये देखो, तो जितना लंबाई होगा 4047 लंबाई हो गया, तो 4047 चौड़ाई होगा। तो इतने एरिया को हम वर्ग मीटर बोलते हैं। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एक वर्ग गज, 1 स्क्वायर
गज या यार्ड 9 वर्ग फीट होता है, 0.83 मीटर स्क्वायर। 1 बॉर्न 10⁻⁻28 वर्ग मीटर। इसका प्रयोग परमाणु के नाभिक के बीच से काटने पर प्राप्त क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल व्यक्त करने में होता है। देख रहे हैं कितना छोटा होता है, 10⁻⁻28 स्क्वायर मीटर। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये सब चीजें हैं, छोटी यूनिट भी है, बड़ी यूनिट भी है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है ना बिस्वा, एक बिस्वा कितना होता है, इसमें सारी यूनिट आ जाएंगे आपके। एक बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट, स्क्वायर फीट होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर फीट। इतने फीट लंबाई, इतने फीट चौड़ाई, तो आपका एक बिस्वा हो जाएगा। इसका मतलब 1350 लंबाई हो जाएगा फीट, और 1350 क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो उसको एक बिस्वा बोलते हैं। एक वर्ग इंच 1 स्क्वायर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर फुट 0.09 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर यार्ड 0.83 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एरिया। कितना, हेक्टेयर भी देख लिया, एकड़ भी देख लिया। अब बिगहा वगैरह जो होता है ये लोकल में इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग यूनिट है। जैसे कहीं पर किले इस्तेमाल करते हैं, कहीं बिगहा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग जगह ऐसे, लेकिन कुछ है जो सब जगह एक ही है। ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक मतलब मास। अब वजन नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। 1 औंस 28.35 ग्राम। जैसे आपने छटाक का नाम सुना होगा, एक छटाक। तो एक छटाक जो होता है वो 25 ग्राम के बराबर होता है। जो 25 ग्राम होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, 2 छटाक, 3 छटाक, 4 छटाक। तो इस तरीके से ये यूनिट पुरानी हो गई है, अब इसको नहीं नापा जाता है। एक मन का नाम सुना होगा, एक मन बराबर होता है 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम का क्या होता है, एक मन होता है। पसेरी का मतलब होता है, एक पसेरी का मतलब हो गया 5 किलोग्राम, जिसको कहते हैं धड़ी भी कहते हैं, धड़ा कहते हैं, धड़ी कहते हैं। एक 50 रुपए धड़ी, 100 रुपए धड़ी। देखो जब मार्केट में जाते हैं तो वहां पर सामान जो है ये धड़ी में बेचा जाता है, होलसेल मार्केट में, या उसको मन में बेचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे आधुनिक यूनिट में नापोगे, मॉडर्न जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, तो उसको किलोग्राम में लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। पाउंड, एक पाउंड बराबर 16 औंस होता है, 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब 453 किलोग्राम, मतलब 453 ग्राम, लगभग आधा किलो के करीब है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 2.205 पाउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे उसके वजन हो गए। अब हम बड़ी यूनिट लेते हैं। 1 कुंटल, 1 कुंटल जानते हैं आप? हाँ, 1 कुंटल 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम, 10 कुंटल। तो 10 कुंटल या मीट्रिक टन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सरकार के द्वारा। जैसे कहते हैं ना, इस साल 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, 4 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, 20 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन हुआ है। तो जब हम बड़ी यूनिट लेते हैं नापने हैं, तो वहां पर फिर किलोग्राम नहीं लेते हैं, कुंटल भी नहीं लेते हैं, सीधा हम मीट्रिक टन पर चले जाते हैं। और वो संख्या क्या होती है, लाखों में होती है। तो वो आसान हो जाता है हमको नापने में, और उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किलोग्राम में कितना होगा। 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, 10⁻6 किलोग्राम। 1 कैरेट 205 मिलीग्राम। कैरेट क्या होता है, हीरे का वजन नापने में, या सोने की क्वालिटी
नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटी पता करने के लिए। अब हम छोटी यूनिट की तरफ आ जाते हैं। छोटी यूनिट नापने में जैसे परमाणु है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, उसका वजन नापने के लिए क्या करते हैं, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1/12 गुणे कार्बन के 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान 1.66 10⁻⁻27, तो -27 किलोग्राम। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता होगा, बहुत छोटी यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट को अब हम शॉर्टकट में यू भी बोलते हैं। आजकल AMU की जगह सिर्फ यू का प्रयोग हो रहा है, शॉर्टकट में इसको लेते हैं, ठीक है। तो 1.44 सूर्य का द्रव्यमान बराबर CSL चंद्रशेखर सीमित समय सीमित है, वो आपका सूर्य का द्रव्यमान 1 ग्रेन बराबर 64.8 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्रेन का वजन 64.8 किलोग्राम सॉरी मिलीग्राम में इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समय के मात्रक देख लेते हैं। समय में क्या है, मिनट, सेकंड, घंटा, ये सब आता है। तो एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष ईयर 365 दिन होते हैं। 3.15 इंटू 107 सेकेंड, 12 सौर मास होते हैं। 12 सौर मास का मतलब महीने होते हैं। एक अधिवर्ष 366 दिन, इसका मतलब ये लीप ईयर होता है, जैसे फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। चंद्रमास, लूनर मास 27.3 दिन, लगभग 28 दिन के बराबर होता है। देखो इसी में चंद्रमा देखने, चंद्रमा के आने पर या उसके छिपने के आधार पर हम दो पक्ष में बांटते हैं। जैसे आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का नाम सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष। अब आप बताओ, इसी में एक को बोलते हैं अमावस्या। अब आप इसको हमें कमेंट में लिख के बताना कि अमावस्या को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं भारत में, और पूर्णिमा को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दो त्योहार के नाम बताना है आप, अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक। कमेंट में बताएंगे, हम आपको देखेंगे इसमें। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो ये क्या है, हिंदी महीने होते हैं। हिंदी महीने में 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है, इस तरीके से होता है। एक सूर्य मास, सोलर मंथ 30 या 31 दिन का होता है। कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है। फरवरी का 28 का या 29 का हो जाता है। तो इस तरीके से एक सोलर मास का जो अवधि है इतना है। एक सप्ताह 7 दिन, एक दिन 24 घंटे। हमने सब यहाँ मेंशन कर दिया, छोटी यूनिट भी, बड़ी यूनिट भी, ठीक है। 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है, मैंने बोला ना, नैनोमीटर, नैनोलीटर, नैनोग्राम, यहाँ नैनो सेकेंड की भी बात होने लगी है। तो नैनो का मतलब 9, आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर भूल जाए। नैनो का मतलब 9, लेकिन 9 कैसा, -9 में होगा ये नैनो सेकेंड। एक पिको सेकेंड, पिको 12, लेकिन क्या, -12 सेकेंड। एक सौर दिवस 24 घंटा होता है। सोलर डे का मतलब होता है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, मिला करके हम उसे सोलर डे बोलते हैं। एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी यूनिट समय के भी हो गए और बड़ी यूनिट भी हो गए, एरिया के हो गए। अब आते हैं माइक्रोन, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष को बढ़ते क्रम में लिखो। बताओ सबसे बड़ा कौन होता है, आप जानते हो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को, और एक प्रकाश 1 सेकंड में कितना जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गए, प्रकाश वर्ष। इनको किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो पहले छोटा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, सबसे छोटा है। फिर माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है,
फिर मीटर, मीटर को 1 मीटर लिख दो आप, 1 मीटर। प्रकाश वर्ष, फिर प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष, फिर मीटर, फिर माइक्रो, माइक्रोन, माइक्रो को हम माइक्रोन भी बोलते हैं, माइक्रोन, ठीक। और 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक। चलो इस तरीके से हमारा हो गया। बार किस राशि का मात्रक है? बार में क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो ये है बेटा आपका 10 न्यूटन का या 10 न्यूटन का बल यहां पर आरोपित करेगा, ठीक है। चलो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सही कर लो आप। 8 मिनट 18 सेकंड, कितना हो गया? 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है लगभग कितने, ठीक है। तो आप इसको देखो, बताओ कितने सेकंड होंगे लगभग? तो लगभग 500 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है। कैसे? 18 मिनट हो गया ये, तो 18 गुणे 6 कर दो, 60। तो 8 18 छक्का कितना हो जाएगा ये? सॉरी 18 नहीं, 8 है, 8 है ना यहाँ पर, तो 8 लिख दीजिए आप। 8 गुणे 6, 8 6 48, तो 480 सेकंड ये हो गया। 18 ये ले लो आप, ठीक। तो 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 498 सेकेंड, जो कि लगभग क्या है? 500 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसलिए लगभग 500 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में इतना समय लगता है। तो यहाँ 8 मिनट 18 सेकेंड कर लो आप, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 8 मिनट 18 सेकेंड कर लीजिए, या लगभग 500 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है, ठीक है। हर्ट्ज किस राशि का मापन करने की इकाई है? हर्ट्ज आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होते हैं? कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है, जैसे मच्छर है 1 सेकेंड में अपने पंख को जितना भनभनाएगा, उसकी आवृत्ति को क्या कहते हैं? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। वही मधुमक्खी अपने पंख को भनभनाएगा तो अलग होगा, मच्छर का अलग होता है, और ततैया का अलग है, बर्रिया का अलग है, कॉकरोच का अलग है, टिड्डे का अलग है, सबका अलग अलग होता है। हम लोग जो बोलते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है। 1 सेकंड में जो निकलने वाले उसके जो कंठ है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है, वो सब अलग अलग होता है। तो 1 सेकंड में कोई भी वस्तु जितने कंपन करती है, वही उस वस्तु का आवृत्ति कहलाता है। इसका यूनिट या क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन परम ताप नापते हैं। परम ताप को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितना होता है? -273.15 केल्विन। ये होता क्या है? मतलब न्यूनतम ताप, वो संभव और न्यूनतम ताप जिसके नीचे किसी भी वस्तु को ठंडा नहीं किया जा सकता है, उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। इसकी वैल्यू -273.15 केल्विन होता है। इसके नीचे किसी भी वस्तु को ठंडा नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर तो आप ठंडा कर सकते हो, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000, 4000, 5000 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर सकते हो आप, लेकिन ठंडा गर्म कर सकते हो सॉरी, लेकिन ठंडा करने की एक लिमिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परम ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। इस बात को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा बहुत आगे कर लेते हैं। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो प्रकाश वर्ष हमने बताया। तारा जो होता है, एक तारा दूसरे तारे के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जितने खगोलीय पिंड होते हैं उसके बीच की दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जैसे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ऐसी राशि हो सकती है जो बीमा विहीन व मात्रक विहीन है? बिल्कुल है, हाँ। जैसे तनाव, स्ट्रेन, सामर्थ्य, पावर में समय की बीमा कितनी होती है? तो -3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
चलो आगे कुछ ऐसी बातें करते हैं, एक हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। दो ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनमें एक सदिश व दूसरी अदिश हो परंतु उनकी बीमा समान हो। स्पीड, देखो स्पीड जिसको हम चाल कहते हैं, चाल जो है क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। वेग जो है एक सदिश राशि, यही तो हमसे पूछ रहा है। चाल एक अदिश राशि, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वेग जो है सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि कौन होती है? जिसमें परिमाण, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दोनों होता है उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। जो वेग कह रहा है ना कि जिनमें एक सदिश व दूसरी अदिश हो परंतु उनकी बीमा समान हो, डायमेंशन सेम है, तो वो हमारा चाल और स्पीड है। क्या सभी नियतांक कांस्टेंट बीमाहीन होते हैं? नहीं। जैसे प्लांक नियतांक नहीं है। क्या कोई ऐसी राशि हो सकती है जिसकी बीमा हो परंतु मात्रक ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बीमा क्या होती है? उस पर जो लगाए गए पावर होते हैं उसको बीमा कहते हैं, या अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। तो हम लोग आज यहाँ तक कर लिए हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारा है, तो उसे हम जो है अगली क्लास में करेंगे। तो बेटा आपने जो पिछली क्लास थी हमारी ब्रांचेज ऑफ साइंस, उसमें आपने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा आपने देखा उसे। तो फिर ये आज आपका ये वीडियो है जिसमें आपको मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन एवं इकाई है, इसे आप आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। और उसके बाद फिर क्या है, हम इसके बाद इसके रिलेटेड जो सवाल होंगे, प्रॉब्लम होंगे, जो अलग अलग एग्जाम में आए होंगे, उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। तो आपका ये चैप्टर मेजरमेंट और यूनिट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए आज आपसे करते हैं कि इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भी सारे जितने साथी हैं उनको भी बताइए। तब तक के लिए आपको सारे लोगों को धन्यवाद।